दोस्तों नमस्कार। जब आर पार की लड़ाई की मुनादी हो चुकी हो और पीछे कोई हटेगा नहीं, इसको खुले तौर पर कहने से अब कोई कतरा नहीं रहा हो और ऐसे में चुनाव का ऐलान हो जाए तो क्या होगा। दिल्ली में राहुल गांधी को जिस तरीके से मोदी सत्ता ने घेरा है और बीजेपी एक के बाद एक निशाने पर राहुल गांधी को ले रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पहली बार अपने तेवर के साथ मैदान में है। संसद ठप पड़ी हुई है, सड़क पे हंगामा मचा हुआ है। लगातार विपक्षी राजनीतिक दलों की बैठकों का दौर जारी है। किन मुद्दों पर आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, इसको लेकर विपक्ष अपनी बिसात बिछा रहा है। कांग्रेस अगुवाई करती हुई नजर आ रही है। जो भी जांच एजेंसियां हैं अब वो पीछे हटेंगी नहीं। ऐलान कोई दूसरा नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और जो जांच एजेंसियां आगे बढ़ेंगी उनके सामने झुकना नहीं है। इसका ऐलान कोई दूसरा नहीं बल्कि कांग्रेस और विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है। तो इस आर पार की लड़ाई में मैदान कर्नाटक का और कर्नाटक के चुनाव का ऐलान हो चुका है। यानी अब कर्नाटक में किसी भी योजना का लोकार्पण करने या उद्घाटन करने या फीता काटने के लिए अब प्रधानमंत्री कर्नाटक नहीं जाएंगे। वो कर्नाटक बीसीओ बार जाएंगे, लेकिन अब वह चुनाव के मद्देनजर होगा। तो उनकी अपनी बिसात में बीते 3 महीनों में 7 यात्राएं प्रधानमंत्री ने की, आधे दर्जन से ज्यादा यात्राएं देश के गृहमंत्री ने की। ऐलान हो गया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब लगातार कर्नाटक दौरे पर रहेंगे और कैबिनेट मिनिस्टर्स की एक पूरी फहरिस्त तैयार है। कौन कौन कर्नाटक कैसे किस रूप में कहां पर जाएगा। कर्नाटक के अपने क्षेत्र के मद्देनजर बीजेपी की सरकार कोई मायने नहीं रखती है, मायने दिल्ली रखता है और दिल्ली में जो चेहरा है वो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। तो बीजेपी कर्नाटक के मैदान में मोदी के चेहरे के साथ कूदेगी। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस का खड़ा हो रहा है। कांग्रेस के निशाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के तमाम टैक्सपेयर के पैसे के आश्रय कर्नाटक की यात्रा करते हैं। इस देश की जांच एजेंसियों को जिस तरीके से विपक्ष के पीछे छोड़ा गया है उसमें पता नहीं कब कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार की भी गिरफ्तारी हो जाए, जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। सीबीआई ने पिछले महीने ही उनकी बेटी को भी नोटिस भेजा और इस बात का जिक्र खुले तौर पर अपनी यात्राओं में अब डीके शिव कुमार करने से चूक नहीं रहे हैं कि देख लीजिए ईडी और सीबीआई पीछे पड़ी हुई है, पता नहीं कब किस दिन गिरफ्तारी हो जाए। यानी जांच एजेंसियों को जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सत्ता खड़ा कर रही है उसी को अपना हथियार बनाकर कांग्रेस अब कर्नाटक में पहली तैयारी में है कि बता दिया जाए कि दरअसल सीबीआई और ईडी एक पॉलिटिकल हथियार के तौर पर कर्नाटक में चुनाव लड़ने आएंगे। यह पहली ऐसी बिसात है जिसमें जांच एजेंसियों को भी राजनीतिक तौर पर कटघरे में खड़ा करके मोदी सत्ता के ऊपर आरोपों की फहरिस्त कांग्रेस गांव-गांव और पंचायत-पंचायत में लगाने की तैयारी कर रही है। मसला इतना बड़ा नहीं है, जिस गेम प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा वही हथियार है जिन हथियारों का इस्तेमाल अभी तक प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के वक्त करते चले आए। इस देश के भीतर में अडानी का मुद्दा कर्नाटक चुनाव में गूंजेगा। इस देश के भीतर में कोई भी राजनीतिक सत्ता जो दिल्ली पर काबिज हो और वो किसी राज्य के चुनाव में इस आधार पर कूद पड़े कि जो पैसा उसके पीछे आ रहा है वो पैसा उस कॉर्पोरेट का है जिसको लाभ मोदी सत्ता ने दिया है, यह गेम प्लान का दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा इस दौर में यह है कि जो भी चुनाव के लिए मोदी सत्ता लगातार सक्रिय होती है और इस देश के भीतर में तमाम भ्रष्टाचार के मसलों को कैसे रेड कारपेट के नीचे ठक दिया जाता है और इस बात का जिक्र होता है कि हम जैसा सोचते हैं वही ठीक है, तो ऐसे में क्या न्यायपालिका और क्या पार्लियामेंट और क्या इलेक्शन कमीशन तक की परिस्थिति में जो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति तक का मसला सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंचा, इन तमाम मुद्दों को कर्नाटक के लोगों को बताया जाए। यानी एक क्षण के लिए आपको लग सकता है कि वह पुरानी स्थिति थी जब जिक्र होता कि कहां पर लिंगायत है, कहां पर वोकलिंगा है, या फिर राजनीतिक तौर पर वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर जिस बात का जिक्र है कि मुस्लिम आरक्षण कितना मायने रखेगा, टीपू सुल्तान का मुद्दा कितना मायने रखेगा, हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुरक्षित रखा हुआ है लेकिन वह कितना मायने रखेगा। पहली बार सवाल यह खड़ा हुआ है कि दरअसल कर्नाटक के चुनाव के कटघरे में प्रधानमंत्री मोदी को ही घेरा जाए और जो मोदी शाह की बिसात है उसे ही राजनीतिक हथियार के तौर पर बना लिया जाए, क्योंकि यही वो स्थिति है जिस स्थिति के बाद सवाल सबसे बड़ा यही होगा कि किसी भी राज्य में राजनीतिक सत्ता संभालने के लिए दिल्ली के पास डोर क्यों होती है और जो 40% कमीशन जिसका जिक्र पदयात्रा के दौर में राहुल गांधी करते चले गए उस 40% का समूचा हिस्सा कर्नाटक में ही रहता है या वो खिसक कर दिल्ली तक पहुंचता है और दिल्ली तक पहुंचने में कोई रोक टोक किसी रूप में थी तो एक कद्दावर नेता येदियुरप्पा को लेकर थी। तो येदियुरप्पा को 2021 में रास्ते से हटा दिया गया, लेकिन दोबारा चुनाव जीतना है तो मदद ली जा रही है कि उनके बेटे को जगह दे दी जाएगी। राजनीति की यह बिसात आर पार की लड़ाई की दिशा में 2024 के चुनाव से ऐन पहले कर्नाटक के मैदान में बन चुकी है और इस मैदान के भीतर अगर जिले दर जिले और इलाके दर इलाकों को परखना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है आपके जहन में 3 सवाल सबसे बड़े हो। क्या 2023 का चुनाव 2013 और 2018 के चुनाव से बिल्कुल अलग चुनाव है? बिल्कुल अलग चुनाव है। दूसरा सवाल, क्या क्षेत्रीय नेताओं की मौजूदगी और क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर दिल्ली के मुद्दे क्या इस बार कहीं गूंजेंगे? क्या अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के नेता के तौर पर और आरएसएस के प्रचारक के तौर पर जो नजर आते थे राज्य के चुनाव में, जो 2018 में भी नजर आए थे, इस बार भी वो नजर आएंगे? नजर तो आएंगे, लेकिन इस बार उन्हीं को घेरने की तैयारी अगर कांग्रेस खुले तौर पर कर रही है तो मैसेज बहुत साफ है। जो कच्चे चिट्ठे कर्नाटक चुनाव के वक्त मोदी सत्ता को लेकर खुलने वाले हैं उसमें अडानी का नाम सर्वोपरि होगा। उसमें इस देश के भीतर में करप्शन दिल्ली के भीतर से कैसे देश भर में हुआ उसका जिक्र खुले तौर पर होगा और इसके साथ ही जिस तरीके से कर्नाटक के बीजेपी के नेता हो या आरएसएस अपने तौर पर मौजूद हो, उनकी भी मौजूदगी कोई मायने नहीं रखती है। यानी कर्नाटक के भीतर की क्षेत्रीयता जहां पर उनके आश्रय वोटों को प्रदान करती थी अब उसे भी धराशायी हो जाना है। कुछ ऐसी परिस्थिति इस गेम प्लान का हिस्सा है। जरा ये सिलसिलेवार तरीके से इसलिए समझिए क्योंकि कर्नाटक में 2018 में भी अपने बूते बीजेपी नहीं आई थी, ये सब किसी को पता है, क्योंकि उस वक्त 104 सीट बीजेपी को मिली थी, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी के पास 120 सीटें हैं। अब 16 सीट कहां से आ गई और कौन सा ऑपरेशन लोटस चला या किन परिस्थितियों में वहां पर राज्यपाल की भूमिका रही, कर्नाटक के लोग भूले नहीं होंगे। क्योंकि जब इलेक्शन हुआ 2018 में तो चुनाव परिणाम निकल कर आया, बीजेपी को 104 सीट, कांग्रेस और जेडीएस साथ थे तो 80 सीट कांग्रेस को मिली थी, 37 सीट जेडीएस को मिली थी। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर चूंकि बीजेपी थी तो राज्यपाल ने बीजेपी को बुलाया, लेकिन बात बन नहीं पाई और उसके बाद जेडीएस की अगुवाई में वहां सरकार कांग्रेस की बन गई।
यानी ध्यान दीजिए, और वह भी 1 महीने बाद गिर गई क्योंकि स्थितियां नाजुक हुई। कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ ने अविश्वास प्रस्ताव में साथ नहीं दिया या विश्वास मत हासिल करने के साथ खड़े नहीं हुए, जो जेडीएस के कुछ लोग थे, कुछ कांग्रेस के लोग थे जो बिक गए, और उसके बाद उपचुनाव में वह जीत गए, और जीतने के बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए। और यह परिस्थिति 120, 104 से 120 बीजेपी को पहुंचा देती है, कांग्रेस को कम कर देती है। 80 से 69 सीट पर आ गए थे, बीच के 1-2 उपचुनाव हुए तो वह आज की तारीख में 72 पर है। लेकिन जेडीएस जो 37 सीट पर थी वो घटकर 30 पर आ गई। ये सारे लोग निकलकर बीजेपी में चले गए। यानी पहली बार चुनाव से पहले भी पता है और गेम प्लान का यह हिस्सा है कि किसी भी हालत में जो इस ऑपरेशन को चलाया जाता है या राज्यपाल की जो भूमिका चुनाव के बाद होती है, उसको एट पार ले जाकर कांग्रेस को अपने गेम प्लान में खड़ा करना है। जेडीएस यहां पर सबसे छोटी परिस्थिति में है, लेकिन जरा कर्नाटक की गलियों में पहले घूम लीजिए, उसके बाद इस दिल्ली के प्लान और किस तरीके से कर्नाटक का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव 2024 से पहले क्यों है, इस पर भी बात होगी। लेकिन कर्नाटक की गलियों में घूमते वक्त आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि दरअसल जिन जगहों को कर्नाटक को लगभग 6 हिस्सों में बांटा जाता है जो अलग अलग तरीके से है, मैसूर कर्नाटक, किट्टूरू कर्नाटक, कल्याण कर्नाटक, ग्रेटर बेंगलुरु, मध्य कर्नाटक और करावली कर्नाटक। इसके भीतर जब आप जाएंगे तो सबसे बड़ी तादाद में मैसूर कर्नाटक में जेडीएस का प्रभाव रहा है। यहां की लगभग 30 सीटों पर जेडीएस की मौजूदगी है, जो लगभग 60 सीटों में से निकल कर आती है। उन्हीं जगहों पर इस दौर में प्रधानमंत्री ने यात्रा की, वो मांड्या गए या मैसूर गए। इस दौर में बेंगलोर के भीतर भी अगर आप जिक्र करेंगे तो वहां पर भी लगभग बराबर की टक्कर रहती है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ जेडीएस। लेकिन उन परिस्थिति में भी वहां पर गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी तमाम यात्राओं में नजर खुलकर आई। जो किट्टूरू कर्नाटक है, यहीं पर बीजेपी का सबसे ज्यादा प्रभाव है। इस इलाके की 50 में से 30 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, सिर्फ 17 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा। और मैसूर कर्नाटक में भी 27 सीटों पर अगर जेडीएस है तो 17 सीटों पर कांग्रेस है, 11 सीट पर बीजेपी है। जो कल्याण कर्नाटक है, यहां की 40 सीटों में से आधी सीटों पर लगभग कांग्रेस का कब्जा, 21 सीटों पर, और बीजेपी 15 सीटों पर है। ग्रेटर बेंगलोर जिसके दायरे में 32 सीटें आती हैं, 17 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, 11 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। और करावली कर्नाटक जो है, यहां की 19 में से 16 सीटें बीजेपी ने जीती है, और मध्य कर्नाटक के में भी 26 में से 21 सीटें बीजेपी ने जीती है। लेकिन अब यहां पर सवाल शुरू होता है कि दिल्ली कैसे वहां पर आएगा और गेम प्लान का हिस्सा क्या है। कर्नाटक में पिछले चुनाव के वक्त 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था ललित मोदी और नीरव मोदी का, और ये जिक्र करते करते उन्होंने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, और उसके बाद किस तरीके से ना तो कोलार में, यानी कर्नाटक के कोलार में कोई आवाज नहीं उठी, कर्नाटक के भीतर इलेक्शन कमीशन नहीं जागा, बल्कि पूर्णेश मोदी नाम के विधायक ने सूरत में दरवाजा खटखटाया, और उसके बाद जो फैसला आया, संसद सत्ता रद्द की गई, बंगला ले लिया गया। ये सारी परिस्थितियां सामने है। तो कोलार में जाकर राहुल गांधी अगर वहां की अब जनता से ये सवाल करते हैं, और कर्नाटक के भीतर अगर ये सवाल करते हैं, जो सवाल कर्नाटक के भीतर किया जाएगा कि क्या नीरव मोदी, ललित मोदी करप्ट नहीं है, और क्या इस देश के साथ लूट उन्होंने नहीं की, और क्या प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए उस रास्ते को नहीं बनाया जिससे वह सेफ तरीके से बाहर निकल जाएं। यह मुद्दा अगर इस रूप में उफन रहा है तो प्लानिंग खुद ब खुद कोलार से बन जाएगी। हालांकि कोलार की 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस जीती है, जेडीएस 1 सीट पर जीती और एक दूसरी पार्टी के पास गई, लेकिन 6 में से एक भी सीट कोलार में बीजेपी के पास नहीं है। और समझना यह भी होगा कि दरअसल कर्नाटक के किसी शख्स को पहली बार जो अध्यक्ष कांग्रेस के बने हैं वह और कोई नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो दलित समुदाय से आते हैं, और दलित समुदाय के भीतर सेंध लगाई गई थी इससे पहले के चुनाव में, वह सेंध अब नहीं लग पाएगी जो इसके पहले कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। क्योंकि ध्यान अगर दीजिए तो बीजेपी को पिछले चुनाव में 36% वोट मिले थे, कांग्रेस को 38% वोट मिले थे, और उससे पहले चले जाइएगा अगर 2013 में, तो उस वक्त बीजेपी को 20% वोट मिले थे। यानी 2013 से 2018 तक की छलांग में 16% वोट का इजाफा बीजेपी को हो गया। लेकिन कांग्रेस की गद्दी गई, लेकिन उसके वोट में सिर्फ 1.5% की कमी आई। उस वक्त 36.5% वोट थे, जो कि इस वक्त बढ़ गए 38% हो गए। और इन सब के बीच महत्वपूर्ण यह है कि यहां पर समझौता था कांग्रेस और जेडीएस का, इसीलिए वोट परसेंटेज बढ़े। लेकिन तब 112 सीट मिली थी, अब 80 सीट मिली, और 37 सीट साथ में जेडीएस की थी। लेकिन ऑपरेशन चला और चीजें बिगड़ गई। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिन इलाकों में बीजेपी सेंध लगाना चाहती है, उसमें वह इलाके हैं जहां जेडीएस मजबूत है। जेडीएस खासतौर से 4 जिलों का अगर जिक्र करें, मांड्या, हासन, रामनगर और मैसूर, यहां कुल मिलाकर 29 सीटें हैं। इसमें जेडीएस ने 29 में से 21 सीटों पर जीत हासिल की है। यहां पर बीजेपी के पास सिर्फ मैसूर में 3 सीटें हैं, इसके अलावा हासन की 1 सीट उसके पास है, यानी 4 सीट है। तो यह 4 जिलों के भीतर बीजेपी सेंध लगाना चाहती है। जेडीएस तो प्रचार में साथ देगी ममता बनर्जी, जिसका वो ऐलान कर चुकी है। लेकिन सभी के पास मुद्दा इस वक्त एक ही है कि सरकार डेमोक्रेसी खत्म कर रही है। सरकार जांच एजेंसियों का उपयोग कर उस डेमोक्रेसी पर रेड कारपेट कानून का बिछाते हुए दिखाती है कि देखिए कानून अपने तौर पर काम कर रहा है। और जिस करप्शन का जिक्र कल बकायदा बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री ने यह कहकर किया कि सारी भ्रष्ट पार्टियां देखिए एक साथ आकर खड़ी हो गई है और अब हमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं छोड़ना नहीं है। तो यह मैसेज बहुत साफ समूचे विपक्ष के लिए है कि उसके लिए भी यह मैदान कर्नाटक का चुनाव रणनीति के लिहाज से बड़ा हो गया है। यहां पर एक सवाल आम आदमी पार्टी को लेकर हो सकता है। आम आदमी पार्टी यहां पर 80 सीटों पर अपने कैंडिडेट का ऐलान कर चुकी है, और अब लगातार अरविंद केजरीवाल विधानसभा के भीतर दिल्ली में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को बहुत ही एग्रेसिव तरीके से निशाने पर ले रहे हैं, और उनके सांसद राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जिस तरह कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, यह मैसेज बहुत साफ है कि अब चुनाव के वक्त में मुकाबला आमने सामने का होना चाहिए, और विपक्ष की एकजुटता 2024 में वोटरों के सामने आमने सामने वाली परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दे। और यह स्थिति में कुछ कांग्रेस को झुकना है, कुछ विपक्ष को सहमति बनानी है। इस स्थिति में 2024 की दिशा में बढ़ते कदम में कर्नाटक अगर वह स्थल हो गया है जहां पर डेमोक्रेसी का परीक्षण होना है, जहां ईडी का परीक्षण होना है, जहां अडानी कांड का परीक्षण होना है, जहां इस देश के पब्लिक सेक्टर को बेचे जाने का परीक्षण होना है, तो जाहिर तौर पर बड़ा सवाल है यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के गवर्नेंस का भी परीक्षण होना है। यानी बोमई कोई मायने नहीं रखते हैं जो चुनाव मैदान में बतौर मुख्यमंत्री पद पर आए। उन्हें कौन किस रूप में जानता है? ना तो वो पहले बीजेपी से कभी जुड़े मुख्यमंत्री बने, उनके पिताजी जो थे वो जनता दल से जुड़े हुए थे, बोमई साहब को हर कोई जानता होगा। फिर ध्यान देखिए वो आरएसएस के साथ भी नहीं रहे। बोमई को मुख्यमंत्री बनाया गया तो आरएसएस से पूछा तक नहीं गया, सिर्फ मैसेज दिया गया कि हमें चुनाव जीतना है और चुनाव हम जीतेंगे, आप सिर्फ हमारा साथ देते रहिए। ये साथ देते रहिए और चुनाव जीतेंगे बीच की कड़ी में अब बड़ा सवाल यह आ गया है कि जो मुद्दे करप्शन के सरकार के साथ जुड़ रहे हैं, जो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को लेकर जुड़ रहे हैं, जो जांच एजेंसियों को लेकर जुड़ रहे हैं, जो इकोनॉमिक करप्शन के एस्पेक्ट में मुद्दे देश और दुनिया के सामने बड़े हो चले हैं, उसमें कर्नाटक एक ऐसा राज्य है महाराष्ट्र के बाद जो सबसे रईस राज्यों